हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी और शुरू करते हैं मार्च 21 2022 के द हिंदू न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आज। सबसे पहला है आपको वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है लव स्पैरोज। तो उसके ऊपर एक फोटोग्राफ आई है, ये हम देख लेंगे कि क्या है। स्पैरोज के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, हाउस स्पैरो के ऊपर। रीलोकेशन ऑफ डियर इन राजस्थान। राजस्थान में जो शेर हैं और जो टाइगर्स हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर उनको क्या किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट किया जा रहा है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। और उसमें जो जिस टाइगर्स जिन जिन फूड सोर्स ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं, वो यूजुअली आपके कार्नी ही इट्स अ कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोरस एनिमल क्या करेगा, प्रे करेगा। प्रे यानी कि हंट करेगा, हंट करके अपना खाना का जुगाड़ करेगा। तो जब खाने का जुगाड़ करने के लिए जो उसका नेसेसिटी प्रे है, वो क्या होता है, वो आसपास के जो बकरियां हैं, जो बफेलोज हैं, गाय भैंस हैं, उनको मार के खा जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आसपास के जो लोग हैं उनको बड़ा ही नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या किया, हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने डियर को रिलोकेट किया है जहाँ पे टाइगर मौजूद हैं, ताकि वो जो मिल्च एनिमल्स हैं उन पे हंट ना करे। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा टेक्निक यूज़ किया गया है। बड़ा ही यूनिक तरीके से रिलोकेशन ऑफ डियर जो है राजस्थान में किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इंडिया को आरसेप ज्वाइन कर लेना चाहिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा जापान का कहना है। ये जापान कह रहा है। तो जापान इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी इंडिया का क्वाड में देखा जा रहा है। जो क्वाड अगर आप बात करो तो क्वाड में इंडिया और जापान पार्टनर्स हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 15 नेशंस के बीच में, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें एक रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला पॉइंट है, रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है कि ये रूल्स ऑफ ओरिजिन वाले पॉइंट से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है एज़ पर जापान। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। आगे है, क्वाड ने इंडिया का जो स्टैंड है उसको एक्सेप्ट किया है इफ़ विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन। तो क्वाड के ऊपर अगेन हमारी सेकेंड न्यूज़ है जो कि क्वाड से रिलेटेड है, तो हम उसको डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, क्वाड क्या है। उसके बाद इंडिया जो है वो आर्टिक काउंसिल का पार्ट बनना चाहता है और बन सकता है। ये आर्टिक काउंसिल बेसिकली एक्सपीडिशन से रिलेटेड है, एक्सपीडिशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि इंडिया ने रशिया में अराउंड अराउंड $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंडर। फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बेसिकली जो आर्टिक रीजन्स हैं, जो फार ईस्टर्न रीजन्स हैं रशिया के, वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात अभी कुछ दिन पहले करी थी। और उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि इंडिया आर्टिक काउंसिल में अपनी परमानेंट जगह बनाना चाहता है। तो क्या है इसके एडवांटेजेस, ये हमारे GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देते चलिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो हम बताते हुए चल रहे हैं। जैसे डियर का है, वो अगेन जोग्राफी का पार्ट है तो GS1 से रिलेटेड है। आर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट है, GS3 से रिलेटेड है। क्वाड रिलेशंस का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस का GS2। आर्टिक काउंसिल अगेन जोग्राफी से रिलेटेड है तो GS1। फिर उसके बाद लास्ट में हम एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ जो होगी वो वहीं पे कवर करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस में इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर पे, वो ट्रैजिक है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो अब हमें देखना है, अभी तक हमने प्रो, अब हम कॉन्स वाले देखेंगे कि क्या है, निगेटिव्स क्या है। इंडिया का चुप्पी जो है यूक्रेन क्राइसिस पे, ना रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है ना यूक्रेन का समर्थन दिया है। ऐसे में जो निगेटिव फैक्टर्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रो वाले जो फैक्टर्स थे वो हम ऑलरेडी अपने एडिटोरियल्स में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव्स पे भी फोकस कर लेते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एशियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रिंकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उसको दूर करिए। ये अगेन GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू का सेशन। तो दोस्तों, पहला जो हमारा जो न्यूज़ है, आफ्टर डेज ऑफ सस्पेंस बीरेन गेट सेकेंड टर्म इन मणिपुर। तो सिर्फ आप इसमें N बीरेन सिंह का नाम याद रखिएगा। ये भाई साहब N बीरेन सिंह जो हैं, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की तरह चुने गए हैं। याद रखिएगा, ये चीफ मिनिस्टर की तरह चुने गए हैं। और गोवा और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको आज चुना जाएगा। जो दूसरा न्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है,
वो है कोविशील्ड को का जो सेकेंड डोज है वो 8 वीक के बाद लगेगा, एज पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI। NTAGI इज़ द एडवाइजरी ग्रुप। ये क्या करता है, ये रिकमेंडेशंस देता है सरकार को कि वैक्सीनेशन किसके कितने कितने गैप में करानी चाहिए। तो NTAGI ने बोला है कि जो कोविशील्ड है बेसिकली उसमें 8 हफ्ता यानी कि 2 महीने का गैप अप कर दिया जाए। और जहाँ पे कोवैक्सीन की बात है तो कोवैक्सीन में बोला है 28 डेज़ का जो गैप था वो चलने दीजिए, ठीक है। और बिलीगढ़ इमरान पैट्स इंडिया फ्लेस पाकिस्तानी आर्मी के जो इमरान खान साहब हैं आजकल, उनके उनका जो सदन है, पार्लियामेंट है, वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या करने वाला है, प्रपोज करने वाला है ना, अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। और जो वहाँ के जो बाजवा जी हैं, जनरल बाजवा जो हैं मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा है कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, आप स्टेप डाउन कर दीजिए अपनी अपनी सत्ता से, और हमें नया चुनाव करा के हम नया प्रधानमंत्री चुन लेंगे। तो ऐसे में अब क्या है कि इमरान खान का जो स्टैंड है वो इंडिया की तरफ बदलते दिखाई दे रहा है। और पैट्स इंडिया का मतलब यही है कि इंडिया को उन्होंने बड़ा ही सराहा है, कहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए वहाँ पे जो स्टेबिलिटी इंडिया में आती है। सन फार्मर्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नियर तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी टू गेट सेट टू गेट ग्रीन नॉड। अब ये ग्रीन नॉड का मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज़ अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस ग्रांट करता है किसी भी इंडस्ट्री को, है ना। इसमें तमिलनाडु के जो मदुरंतम तालुक है जिसमें कि वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, नाम ये देखिएगा आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नाम है वेदांथंगल बाइट बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। इसको ग्रीन नॉड मिलने वाला है, मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने वाला है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रॉपरली करा दिया गया है। ये देख लिया गया है कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं है, फॉरेस्ट को कोई डैमेज नहीं है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कोई डैमेज नहीं है, किसी भी तरीके से इनके जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सस्टेनेबल रहेंगे। और आगे जाके यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको क्या होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड सेंचुरी बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन से फ्री रहेगी, रेडिएशन फ्री रहेगी। बर्ड सेंचुरी का जो लाइवलीहुड है, जहाँ पे वो अपना खाना पीना देखते हैं, जो पेड़ हैं, जंगल हैं, वो सब कंजर्व रहेगा। तो ये जो पूरा जजमेंट था ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप ध्यान रखिएगा रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, ये आपको समझते हुए चलना है। रोल एंड फंक्शंस क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे लिए है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे लिए एपेक्स इन्वायरमेंटल बॉडी है। एपेक्स इन्वायरमेंटल बॉडी कह लो या एपेक्स इन्वायरमेंटल कोर्ट कह लो, ठीक है। इसकी जो पावर्स हैं इसकी जो पावर्स हैं वो सिनोनिमस हैं दैट टू हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पावर जो हैं वो एक जैसी हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह का ट्रिब्यूनल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी बॉडी हो गई? आपको पता है ऐसी बॉडीज़ को हम बोलते हैं क्वासाई जुडिशल बॉडी। क्वासाई जुडिशल बॉडी बोलते हैं। क्यों इनको जुडिशल बॉडी नहीं बोलते? इनको जुडिशल बॉडी इसलिए नहीं बोलते हैं सर, क्योंकि ये मेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो इसकी अपील्स जो हैं, यानी कि अगर कोई आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हो तो इसकी अपील्स कहाँ लाई करती हैं? अपील्स लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपील लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर मैटर है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बना ही इसलिए गया था क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि राइट टू इन्वायरमेंट जो है, राइट टू क्लीन एयर,
राइट टू क्लीन एयर या सेफ एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आप बता सकते हैं कि राइट टू से क्लीन एयर एंड सेफ एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल या फंडामेंटल राइट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू क्लीन एयर और इन्वायरमेंट होगा? कैन यू थिंक? तो राइट टू क्लीन एयर और इन्वायरमेंट जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड होगा, दैट इज राइट टू लाइफ, दैट इज राइट टू लाइफ। ऑलराइट, और ये जो पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट है ये 2010 में बनाया था, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक एक्ट है जो 2010 में पार्लियामेंट ने बनाया था, है ना। अब आपसे एक और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आर्टिकल 21 के अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आप कोर्ट के पास जाते हो अपनी राइट टू लाइफ या राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को या सेफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम बात करें कि फिर ये चीज़ राइट टू लाइफ के अंदर एनजीटी के अंदर जाएगी तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? देखिए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये ट्रिब्यूनल बनाया ही इन्वायरमेंट मैटर्स के लिए गया था, टू रिड्यूस द वर्कलोड, टू रिड्यूस द वर्कलोड, टू रिड्यूस द वर्कलोड। यानी कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बट यूजुअल केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मैटर्स को नहीं सुनेगी। हाई कोर्ट तो नहीं सुन सकती है एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स को, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हैव यू अवेल्ड द रेमेडी और द रिकोर्स दैट वाज अवेलेबल थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो इफ यू हैव अवेल्ड द रेमेडी एंड इट इज एन देन इट वुड बी एन अपील, इट वुड नॉट बी अ फ्रेश लिटिगेशन। बट इफ यू हैव नॉट अवेल्ड the way through National Green Tribunal, the Supreme Court will ask you to approach National Green Tribunal. अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस ध्यान रखिएगा शहर हैं, 5 जगह पे है। सबसे पहला तो ये न्यू दिल्ली पे है, दूसरा ये आपका पुणे में है, तीसरा ये आपका भोपाल में है, चौथा ये आपकी चेन्नई में है, और पांचवा ये आपके लिए कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में वो मैं आपको बता दिया हूँ। 5 रीजनल इसके वो हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में ये हो गए बेसिक फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ को कवर कर लिया है हमने, अब हम फर्दर देखते हैं आगे कौन कौन सी और न्यूज़ है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे पे आप देख रहे होगे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो 20 मार्च को बनाया जाता है। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ हाउस स्पैरो। नाउ हाउस स्पैरो की बात करें तो ये है क्या बेसिकली, क्या इसको कौन सा स्टेटस दे दिया गया है? देखिए, हाउस स्पैरो जो है, ऑलराइट, सो देयर इज दिस इंटरनेशनल बॉडी that you know which is known as IUCN. IUCN stands for International Union for Conservation of Nature. International Union for Conservation of Nature has a list which is called as Red List. Now this Red List basically categorizes animal species into how many categories? Basically 3 categories. So it's the very first is vulnerable, then it is endangered, then there are critically endangered, and at last you have the extinct. So what is the difference between these 4 in fact? So vulnerable species are that there are certain species where reduction in population, or you can say reduction in numbers, is taking place. So you need to check what are the factors. Endangered are that they are very less numbers, and if not conserved, then they might reach critically endangered stage. Critically endangered means very few. Also they are limited to certain geographies. Please make sure कि critically endangered का मतलब ये होता है कि they are very few in numbers and positive affirmative actions needed to be taken.
affirmative actions are needed to be taken to protect their population. All right, and extinct means that they have gone extinct and no further measures can bring them back, or they are nowhere found. So extinct house sparrows are basically at the verge of extinction. All right, and they are very limited in number. So right now they have achieved the extinct status, and this is an international list. So if you talk about India, in India, what is that law under which these lists are enumerated? So it is basically Wildlife Protection Act. It's Wildlife Protection Act of 1972. Wildlife Protection Act of 1972 basically provides for two things. So first, it provides for your species, classifying species into different domains, and then the other is that it tells you wildlife parks, national parks, wildlife sanctuaries, and biodiversities. All right, so remember that these are related to what conservation of species. All right, conservation of species. And if we further talk, then there is another thing that you have heard, Ramsar conventions. Do you have an idea about what Ramsar conventions are for? So Ramsar conventions are for environment conservation, not species conservation. They are for environment conservation because अल्टीमेटली ये वेटलैंड को कंजर्व करते हैं. क्या आप ये समझ पा रहे हो कि रामसर कन्वेंशन और स्पीशीज़ कंजर्वेशन के बीच में कोई इंटरलिंकिंग होगा? कैन दिस एग्जिस्ट विदाउट दिस? नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू स्पेक्यूलेट. राइट, द इंटायर प्लान, द इंटायर थिंग दैट इमेनेटेड, या पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया है? ये रियो अर्थ समिट से आया है. रियो अर्थ समिट इंटरनेशनली हुई थी कब? 1992 में. ठीक है, और रियो 20+ डिक्लेरेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. फिर इसके बाद रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं इंटरनेशनली. कुछ क्योटो प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं, कुछ क्योटो प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं. फिर उसके बाद देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ऑलराइट, UNFCCC पे चले जाते हैं. और उसके बाद फिर आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जिसमें आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिल जाएगा, जिसमें कि 2 प्रोटोकॉल्स हैं, नगोआ प्रोटोकॉल है और कार्टाजेना प्रोटोकॉल है. तो किस तरीके से इंडिया का जो लेजिस्लेशंस हैं वो इंटरनेशनल समिट्स को, इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, और पॉजिटिव एक्शन ले रहा है गवर्नमेंट. हमेशा स्टेट पॉजिटिव एक्शन ले रहा है कंजर्वेशन कराने के लिए. तो ये थी हाउस स्पैरोज पे डिस्कशन. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो हमारा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहला तो अफ्रीकन टेक्निक को यूज़ किया गया है डियर को केवलादेव नेशनल पार्क बेसिकली में शिफ्ट करने के लिए. तो मुकुंदरा, ये याद रखिएगा नाम, मुकुंदरा टाइगर हिल्स कहाँ पे हैं? राजस्थान में है. मुकुंदरा टाइगर हिल्स में बेसिकली जो टाइगर्स की जो संख्या है वो कम हो गई है. अभी 2 टाइगर्स मर गए हैं वहाँ पे फूड की कमी की वजह से. तो अफ्रीका की एक टेक्निक है जिसका नाम है बोमा टेक्निक, उसको यूज़ किया गया है कहाँ पे? केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है. क्या करने के लिए? कैप्चर करने के लिए और ट्रांसलोकेट करने के लिए स्पॉटेड डियर्स को. ये स्पॉटेड डियर्स क्या हैं? ये प्रे की तरह काम करेंगे. किसके लिए? मुकुंदरा टाइगर हिल्स में रहने वाले शेरों के लिए, जो कि 450 किलोमीटर अवे है. तो इन डियर्स को बेसिकली पकड़ना था इस नेशनल पार्क से और इनको रीलोकेट कराना था. तो बिना हार्म करते हुए जो अफ्रीका की बोमा टेक्निक है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, कपड़े और चादर से और घास डाल डाल के बेसिकली ल्योर कर रहे हैं, यानी कि लालसा दिला रहे हैं इस डियर को अपना रास्ता चेंज करने के लिए. और वही वो रास्ता अल्टीमेटली क्या है, ये एक तरीके के फेंसिंग करते हुए वो रास्ता जो है उसको एक ट्रक तक लेके चला जाएगा, जो कि ट्रक को उन्होंने क्या कर रखा है, उसको भी मॉडिफाई कर रखा है
ताकि एनिमल जो है उस ट्रक के अंदर आ जाए और फिर वो ट्रक बंद कर दिया जाए। तो ऐसे जानवर को बिना हार्म किए उसका ट्रांसलोकेशन कराना पॉसिबल है। और ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है, अफ्रीका की बोमा टेक्निक। ये अराउंड 18 सेंचुरी की टेक्निक है, जिससे वो इस तरीके से एनिमल हंटिंग करते थे। तो जहाँ पे जो टेक्निक एनिमल हंटिंग के लिए उस समय यूज़ की जाती थी, आज वो एनिमल हंटिंग की टेक्निक बेसिकली कंजर्वेशन में काम आ रही है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, याद रखिएगा NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये सब 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का जो है, जब टाइगर के नंबर्स को प्रिजर्व करने की बात थी, ऑल इंडिया टाइगर सर्वे होता है, सेंसस होता है हमारे यहाँ पे, जो NTCA कराती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलके, ठीक है। सो इसमें 2 टाइगर्स जो हैं मुकुंदरा में, उनको बेसिकली फूड की रिक्वायरमेंट है, और वो आसपास के जो मिल्च एनिमल्स हैं उन पे हंटिंग कर रहे हैं। तो लोकल जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने स्पॉटेड डियर को क्या किया है, ट्रांसलोकेट करने का फैसला लिया है। इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं पैसिव कैप्चर, द पैसिव कैप्चर ऑफ अनग्यूलेंट्स। ऑल राइट, दे विल मेक अ सिग्निफिकेंट contribution to the prey based management in the state. So this is something that you need to know. And the other wildlife sanctuaries that you also can know about that are present is Kaila Devi Wildlife Sanctuary, Kaila Devi Wildlife Sanctuary, and Nahargarh Wildlife Sanctuary. So these are important wildlife sanctuaries that are located in Rajasthan. So if you make a list, what the list can be. So there is one tiger reserve. So there is one tiger reserve. The name of the tiger reserve is Mukundara. Then there is one national park. So that is Kyola Deo National Park. And when there is wildlife sanctuary, what are those 2 wildlife sanctuaries that have been named? So it is Kaila Devi Wildlife Sanctuary and Nahargarh. And all are located in Rajasthan. Now you have to tell, basically find out and tell in the comment section, what is the difference between a tiger reserve, a national park, and a wildlife sanctuary. It's very important area where you should focus, that what is the difference between wildlife sanctuary, national park, and tiger reserves. All right, so it's related, all the more related to their boundaries and extent, इन विच वी हैव रिसेंटली सीन कि अभी पेंच जो टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व से नेशनल हाईवे 44 जो है वो पास कर रहा था। तो किस तरीके से एनिमल्स के लिए नेशनल हाईवे 44 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व के पास, ताकि जो एनिमल हैबिटेशन है उसको इफेक्ट ना पड़े। तो ये सब कंजर्वेशन से रिलेटेड है, आप उसको पढ़िएगा। आगे आते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे, जो कि हमें डिस्कशन करना है। ये जापान ने उम्मीद रखी है, आशा की है कि इंडिया जो है वो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन करेगा। ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? ये RCEP में 15 देश हैं, 15 कंट्रीज़ आर देयर। इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनका नाम आप देख सकते हैं, वो है चाइना सबसे पहला, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और एशियान जिसमें 10 कंट्रीज़ ऑलरेडी शामिल हैं। तो ये एक तरीके का वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड डील कहा जाता है, जो कि 2012 से ये कंट्रीज़ जो हैं नेगोशिएट कर रही थी, इसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया ने सडनली 2019 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अपने आप को बाहर कर लिया। कहा कि इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इन कंट्रीज़ के साथ हो जाएगा तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखा जाएगा। और इंडिया कंज्यूमर मार्केट की तरह देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्री में जो बिना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के चाइना के सस्ते प्रोडक्ट बिकेंगे, साउथ कोरिया के सस्ते प्रोडक्ट बिकेंगे। और ऐसे में हमारा जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो स्टिफ कंपटीशन फेस करेंगे। और हमारे यहाँ पे लेबर उतना सस्ता नहीं है। तो इंडिया को बहुत सारे फैक्टर्स पे ये लगा कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इफेक्ट होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, इसलिए इंडिया ने 2019 में इस एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। और इसमें अब ये रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्लॉज है। देखो, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर है
तो उसको अपने हर प्रोडक्ट के पीछे उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उस प्रोडक्ट को अपने डिस्क्रिप्शन में बताना है कि वो किस कंट्री का ओरिजिन है, किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ। अभी कहीं पे भी बहुत छोटे तरीके से या छुपा के लिख दिया जाता है कि मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, इस तरीके से। लेकिन जब रूल्स ऑफ ओरिजिन कहता है कि आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी है, बेसिकली रूल्स ऑफ ओरिजिन में कलर कोडिंग की भी बात है कि कंट्रीज़ कलर कोडिंग करेंगी अपने प्रोडक्ट्स के रैपिंग को। तो ऐसे में होगा क्या कि इन 15 देशों को पता रहेगा कि ये प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है। और अगर प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया शामिल नहीं है और जापान आरसेप में है, तो अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट जापान जा रहा है तो जापान बोल रहा है कि आरसेप एग्रीमेंट के तहत हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के प्रोजेक्ट्स को, इंडिया के प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट में सेल करना, क्योंकि ये आरसेप के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। यही सारे कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस थे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, जिसके चलते इंडिया ने आरसेप से ऑप्ट आउट कर लिया था। तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है। अभी इंडिया और जापान का बायलैटरल मीटिंग हुआ है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए इंडिया ने उनसे प्रॉमिस मांगा है कि रफली अराउंड अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन। अब देखिए इंटरनेशनली डी डॉलराइजेशन कैसे स्टार्ट हो गया है। अभी तक सारी न्यूज़ जो होती थी वो हम डॉलर्स में देखते थे कि इतने मिलियन डॉलर्स, इतने मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अभी पहली बार येन जो है वो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 5 ट्रिलियन येन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको देखिएगा। इंडिया और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2011 में हुआ था, ऑलरेडी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको रिव्यू करने की बात चल रही है। पर अभी कोई भी गवर्नमेंट सामने नहीं आई है रिव्यू करने के लिए। और जापान उल्टा ये कह रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बजाय आप क्या करिए, आप आरसेप ज्वाइन कर लीजिए। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आपके लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को हर्ट करेगा? अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री, यानी कि किसी भी तरह का आपको ड्यूटी नहीं लगेगा। सो यू कैन से ड्यूटी फ्री ट्रेड है। ड्यूटी फ्री ट्रेड बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है? वाई डू वी ट्रेड? वाई डू वी ट्रेड? सो वन कंट्री इज कंज्यूमर फॉर अनदर कंट्री, वन कंट्री इज कंज्यूमर फॉर अनदर कंट्री, या कह लीजिए मार्केट शेयर करने के लिए, मार्केट शेयरिंग के लिए। यानी कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है और आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जो हमको रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में इस तरीके को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मॉडर्न बार्टर सिस्टम है। अब इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी आपने सुना होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। ये सबसे कम समय में बनाने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डिस्कशन कर रहा है, क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेका का। बात करें तो इंडिया का यूनाइटेड किंगडम के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी डिस्कशन चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने के लिए। और उसी में हमारे पास ये एशियान कंट्रीज़ भी हैं। तो हमारा स्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशियान के साथ है, हमारा स्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल के साथ है, हमारा स्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान के साथ है, हमारा स्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से साउथ कोरिया के साथ भी है, हमारा स्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से आप अगर उस साइड देखेंगे तो न्यूजीलैंड के साथ भी है। ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो WTO रेगुलेट करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स आप फ्री में बेच सकते हो, वरना तो कंट्रीज़ ऐसे क्या करें, इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करें और एक दूसरे से डिसाइड कर लें। आज मान लो नॉर्थ कोरिया और चाइना बैठ जाएं साथ में और बोलें कि भाई देखो हम लोग आपस में ही ट्रेड कर लेते हैं। आज चाइना और रशिया साथ में बैठ जाएं और बोलें कि तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो सारी हम ले लेते हैं फ्री में। क्या कंट्री ऐसा कर सकती है? नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1995 में बनाई गई थी, ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है। तो इसके तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपके जस्टिफाई होने चाहिए। तो इंडिया इतनी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है, जिसमें आरसेप जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब आरसेप के ऊपर आप देख सकते हो कि क्यों इंडिया ने, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाट आर द फैक्टर्स that led India to leave
RCEP. All right, you can check this. What are the factors that led India to leave RCEP? So, moving further, let me take you to the next discussion that we have today. The second news is that Quad has accepted India's stand. Quad, जिसका आइडिया 2007 में शिंजो आबे ने रखा था, फाइनली 2017 में ये एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुपिंग बना और 2019 में इसकी पहली मुलाकात हुई है, फर्स्ट अनऑफिशियल मेंबर हुई है. क्वाड इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक तरीके से अगर वर्ल्ड मैप में आप प्लॉट करेंगे तो आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हुआ दिखाई देगा. So it would be forming basically a quadrilateral and here it is US. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये जापान है आपके लिए, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है. अगर आप वर्ल्ड मैप में तो ये आप देखोगे कि इसमें बेसिकली दो ओशंस हैं, एक है इंडियन ओशन और दूसरी है पैसिफिक ओशन. इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए. तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए ही है और इसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी का जो डिज़ायर है उसमें पॉसिबिलिटी है कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करे, जिसमें बैरी ऑफेरल जो हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलियन एनवॉय हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के. उन्होंने बोला है कि दे विल अलाउ इंडिया टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन माइंस. नाउ लिथियम अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बैटरीज and will help India in taking forward the electric vehicle segment as well as renewable energy. So there Australia is going to be supportive of India, and then they are also negotiating free trade agreement that I have already told you, SECA. So the SECA is going to be concluded in the next by the end of this year, but right now they are ready to do early harvest trade. तो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी. इसके बाद लास्ट में चलते हैं हम. हमारी इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स in the Arctic region. Now this is something that you need to check. So Arctic region में इंडिया ने बोला है कि हमारा जो सिंगल स्टेशन है हिमाद्री है ना, नॉर्वेजियन आर्किपेलागो में, वो 180 दिन के लिए वहाँ पे हमारे लोग जो हैं रुकते हैं. ये आर्टिक रीजन का आर्टिक काउंसिल जो है उसमें 8 देश हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. और इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है ना. 12 का अदर कंट्रीज़ का भी ऑब्जर्वर स्टेटस है, जो कि अलग अलग समय पे रिसर्च के अराउंड जो मीटिंग्स हैं उनको चेयर करते हैं. और इंडिया अब चाहता है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़. अब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए इंडिया को क्या लेनी पड़ेगी? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. तो इंडिया अभी तक रिसर्च करके अपना जो स्किल है वो शो कर चुका है. और आर्टिक में क्यों आना चाहता है? क्योंकि देखिए आर्टिक का जो वेदर है वो इंडिया के मानसून को बहुत हद तक अफेक्ट करता है. और इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वहाँ पे कई दशकों से काम कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज में भी आर्टिक की स्टडी हमारे लिए हेल्प करेगी. और इंडिया अभी तक वहाँ पे 13 एक्सपेडिशंस भेज चुका है 2007 से. 23 साइंस प्रोजेक्ट जो है इंडिया के एक्टिवली चल रहे हैं. तो आर्टिक रीजन में कहीं ना कहीं इंडिया ऑलरेडी एक्टिवली इन्वॉल्व है. सो इसीलिए इंडिया कह रहा है कि आर्टिक काउंसिल का हमें चेयर बना दिया जाए, मेंबर बना दिया जाए. अगली जो न्यूज़ आपको देखनी है वो है टैक्स लिटरेसी, CBDT चेयरमैन. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसके चेयरमैन है JB मोहापात्रा. उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को बेसिकली कोशिश करना है कि जो टैक्स लिटरेसी है वो प्रमोट हो. बैंकिंग लिटरेसी प्रमोट हो गई है लेकिन टैक्स लिटरेसी प्रमोट नहीं हुई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग नहीं कर रहे हैं. इंडिया ने लास्ट ईयर अभी इसी साल के बजट में आया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम टैक्स जो हैं वो फाइल किए गए हैं, जिसमें से 4 लाख जो हैं, 4 लाख करोड़ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स वाले हैं. तो टैक्स लिटरेसी अगेन हमारे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है. ठीक है, लास्ट में आते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस में. शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस को. इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर पे ट्रैजिक है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि जो रशिया का गुडविल है, ठीक है, ये इंडिया को उसके दबाव में नहीं आना चाहिए और इंडिया को एग्रेशन और इलीगल इन्वेजन जो रशिया का है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए. इसके बाद उन्होंने बोला रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में लोकेटेड है उसमें भी हियरिंग हुई और उसमें भी साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मॉस्को ने जो फोर्स का यूज़ किया है वो UN चार्टर का वायलेशन है. ठीक है, इंडिया के जो जज हैं ICJ में, याद रखिएगा उनका नाम जस्टिस दलवीर भंडारी, उन्होंने भी रशिया के अगेंस्ट वोट किया है, डिस्पाइट जो उनकी गवर्नमेंट जो है वो एब्सटेन कर रही है वोट करने से, एब्सेंट है. ठीक है, अब अगर हम इस सबको एक साथ देखें तो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बताता है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक तरीके से जा रहा है
और इसकी वजह से जो उसके डेमोक्रेटिक रिलेशंस के साथ जो रिश्ते हैं, यानी कि वेस्ट के साथ जो रिश्ते हैं, क्वाड कंट्रीज़ के साथ जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी डामाडोल नज़र आ रहे हैं। और इंडिया जो है अब वल्नरेबल हो गया है, यानी कि आज मान लीजिए चाइना अगर एग्रेसिव एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, तो क्या पता इंडिया को ये कंट्री सपोर्ट ना करें। ऐसे में इंडिया का जो स्टैंड है वो हमें बदलता हुआ दिखाई देता है अफगानिस्तान के मैटर पे, नेपाल के मैटर पे, क्वाड के मैटर पे, ईरान के मैटर पे, ब्रिक्स के मैटर पे। और अल्टीमेटली इंडिया की जो रेपुटेशन है वो एक मिलिट्री स्ट्राइक हार्ड पावर और ह्यूज पॉपुलेशन सॉफ्ट पावर की से हट के अब दिखाई दे रही है। उसकी वैल्यू जो है डिवैल्यू हो चुकी है, कम हो रही है। और उसके बाद इन्होंने बोला एक ब्रिक्स समिट है जहाँ पे इंडिया और रशिया दोनों पार्टनर्स हैं। इसमें उन्होंने बोला कि इंडिया ने अभी अपना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दिया था 2021 में 13 ब्रिक्स समिट होस्ट करते समय, जिसमें कहा था कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन को वो रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। इंडिया और चाइना के इशूज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि पीसफुल मीन्स के थ्रू हम अपने सेटलमेंट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को क्या करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। पर अभी रशिया ने जो काम किया है यूक्रेन में, ये तो बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट है। और ऐसे में इंडिया को उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी, जो इंडिया नहीं किया है। ठीक है, अब फाइनली लास्ट में यूक्रेन का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन को इतना मजबूर कर दिया इन्होंने 1994 में कि एक ब्यूडापेस्ट मेमोरेंडम जो है वो साइन करवा लिया। यूक्रेन एक समय पे बड़ा न्यूक्लियर पावर हुआ करता था। इसके पास रशिया से डिसइंटीग्रेट होने के बाद समवेयर अराउंड 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, लेकिन ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन करा लिया 1994 में। ये बोला भाई तुम, ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन लीबिया ने भी किया था। इन लोगों ने क्या, किस कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूएस ने और रशिया ने गारंटी दी यूक्रेन को कि कभी भी तुम पे अटैक नहीं करेंगे। और उसके बाद 1994 में उसने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ख़त्म कर दिए। और फाइनली 2014 में देखा गया कि रशिया ने उन सभी एग्रीमेंट्स का वायलेशन करते हुए ये क्या किया, क्रीमिया एनेक्स कर लिया। तो ऐसे में इंडिया की जो रेपुटेशन है वो अब स्टेक पे आ चुकी है, एडवर्सली अफेक्टेड हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर को जो है अपने जो एडमायरर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये समझना चाहिए कि ऐसे में जो यूएस का भी प्रेशर आ रहा है इंडिया पे, मिस्टर पुतिन को उन्होंने वार क्रिमिनल कह दिया है। और इंडिया भी बड़ा हीन दृष्टि से उसको देखा जाएगा अगर उसने अपने एक्स्ट्रा पॉलिटिकल कंपेंसेस को हटा के सिक्योरिटी को के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएन चार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड नहीं लिया। तो साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी के ऊपर बात है यहाँ पे। साउथ एशियन की टेक्सटाइल स्टोरी जो है इसमें 4 कंट्रीज़ को कंपेयर किया है बेसिकली, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो 1990s के बाद बड़ा ही तेज़ी से ग्रो किया अपना एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, कॉटन एक्सपोर्ट में, क्योंकि श्रीलंका पहले हुआ करता था। तो श्रीलंका में भाई वॉर चल रहा था 1990s के दौरान, तो 1980s में बांग्लादेश को उसका फ़ायदा मिला। वहाँ पे जो लेबर है वो चीप है, टैक्स जो है वो ज़ीरो ड्यूटी है, कैपिटल मशीनरी की जो लागत है वो भी कम है। तो इन सब के चलते, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट के चलते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के चलते जो वेस्टर्न बायर्स हैं वो बांग्लादेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में क्या है, स्किलिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं। और इस वजह से बांग्लादेश टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन ये सारी स्किलिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज़ सबसे ज़्यादा रैम्पेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें कि मशीनरी जो है, प्रोडक्शन मशीनरी जो है वो बेसिकली चेंज होने वाली है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके। इसमें इन्होंने बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला है कि इसकी वजह से लॉस ऑफ जॉब्स हो सकता है, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, मार्केट पावर जो है वो ग्लोबल जाइंट्स टेक ओवर कर लेंगे, और साइबर अटैक्स की वल्नरेबिलिटी है। देखिए बड़ी कंट्रीज़ तो इससे कोप अप कर लेंगी, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अब साथ ही साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी हटाना है, पुअर्स को भी अपलिफ्ट कराना है, साथ में आपको अपनी वर्कफोर्स को भी स्किल्ड बनाना है। अगर आपने स्किल और टेक्नोलॉजी को एक साथ इंटीग्रेट नहीं किया तो शायद आपको जॉब्स हैं उनका क्रंच आगे समय में देखने को मिलेगा। तो कैसे हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। इस पर आप इंडिया के जो एफर्ट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो कि इंडिया ने अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू क्या किया है, अपनी स्किल जो है वो स्किल डेवलपमेंट करवाया है, और किस तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंडर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ा रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस एडिटोरियल को पढ़िएगा। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हैं इसमें कि इस तरीके से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया ने $1.4 बिलियन का स्टैब्लिशमेंट दिया है टेक्सटाइल पार्क्स बना के, है ना, जिसकी इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट करेगा, ट्रेड भी बढ़ाएगा। इंडिया ने अपने जो टैक्स रिबेट्स हैं कपड़ों में वो भी 2024 तक कम कर दिए हैं। इससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी।
लेबर लॉ में भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, 4 लेबर कॉड्स बना दिए हैं हमने, इंसेंटिव्स दे दिए हैं वर्कर्स को, इनकम टैक्स रिलैक्सेशंस दिए हैं, टैक्स रिडक्शंस किए हैं मैन मेड फाइबर पे, और बहुत सारे नोटेबल मूव्स हैं। तो इंडिया ने टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, ये अगेन आपके आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है।